एंड देखो भाई वही चल रहा है, इनको पाकिस्तान के पीछे पड़ गए हैं। क्यों पीछे पड़ गए हैं उसके बारे में आगे बात करेंगे, पर देखते हैं क्या झूठ फूट फैला रहे हैं ये लोग। वैसे नॉट नेसेसरली कि हर चीज झूठ फूट ही हो, बहुत बार कहने का तरीका एंड जिस तरीके से प्रेजेंट की जाती हैं चीजें वो सही नहीं होती। चलो, की हालत बहुत खराब है। सब देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जगह जगह हो क्या रहा है, क्या पीओके, क्या बलूचिस्तान, क्या खैबर पख्तूनख्वा। हर जगह पाकिस्तान के लिए मामला आउट ऑफ कंट्रोल होता दिख रहा है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर आई डॉक्यूमेंट्री ने मुनीर और शहबाज की अलग छीछा लेदर करवा दी। इसके बाद पाकिस्तान की फिर से जगहसाई हो रही है। यार वही फिर से डॉक्यूमेंट्री लेके आ गए। वैसे हमने पिछला वाला आप रिएक्ट्स देख लेना, उस पर थोड़ा ज्यादा किया वो किया, बट एंड रिजल्टेंट ये रहा है कि लोग पाकिस्तान की तरफ ज्यादा लोगों का वो है इंक्लिनेशन। ठीक है, क्योंकि मुनीर और शहबाज तो पाकिस्तान की जीत का झूठा ढिंडोरा पीटते नहीं थकते थे, लेकिन अब पाकिस्तानी पब्लिक को भी पता चल गया कि ऑपरेशन सिंदूर भारत ने पाकिस्तान को किस तरह से घर में घुसकर फोड़ा था। तो ये लोग बहुत परेशान चल रहे हैं पाकिस्तान वाले, और इनका एक ही हिसाब होता है, जब चारों तरफ से घिर जाओ, पब्लिक गाली देने लगे, पीओके में बगावत हो जाए, लगे कि पीओके जो है वो हाथ से जा रहा है या बलूचिस्तान जा रहा है, तो भारत से युद्ध की तैयारी शुरू कर दो। पाकिस्तान अब देखो ये चीज किसी के लिए भी कही जा सकती है, मतलब किसी के लिए भी, मतलब किसी भी देश के लिए, इंडिया के लिए भी कहा जा सकता है कि इलेक्शन होते हैं तो फिर वॉर याद आ जाता है। ठीक है, अमेरिका के लिए तो बिल्कुल कहा जा सकता है, इनफैक्ट बोले ही जा रहा है कि ये जो वॉर था पूरा एप्स्टीन फ्यूरी वॉर था ईरान वाला, क्योंकि वो एप्स्टीन फाइल से भटकाना चाहते थे। हालांकि वो तो इट वाज इन द मेकिंग, इजरायलीज तब से ही पीछे पड़े हुए थे कि आपको ईरान के अगेंस्ट वॉर छेड़ना है। तो ये तो बहुत पुरानी टेक्निक रही है कि अगर किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट करना हो तो फिर वॉर छेड़ दो। बीच में थाईलैंड कैम्बोडिया के बीच में हुआ था, वहां पे भी कुछ ऐसी स्पेकुलेशन थी कि थाईज ने पर्टिकुलर वो वॉर चालू किया, वॉर क्या जो कॉन्फ्लिक्ट चली थी कुछ ही दिन चली थी, एंड फॉर सम पर्टिकुलर पर्पसेस चालू किया। तो ये तो ओल्डेस्ट ट्रिक इन द बुक है। एंड अब मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, बट अगर कर रहा है तो भाई पूरे दुनिया में ये सब चीजें यूज होती है एंड इंडिया में भी यूज हुई हैं। की हिस्ट्री है कि जब वो फंसता है तो भारत के खिलाफ साजिशें शुरू कर देता है। भारत हमारा दुश्मन है, इस नैरेटिव को बढ़ाना शुरू कर देता है, और इस बार भी यही हो रहा है। मुनीर भारत के खिलाफ युद्ध का माहौल बना रहा है, शहबाज और जरदारी भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। तुर्की और चीन से हथियारों का जखीरा मंगाया गया है, आनन फानन में नोटाम जारी किया गया है, चीन से मिली तोपों को बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया है, गुजरात बॉर्डर के पास ड्रोन और सेना तैनात कर रहा है पाकिस्तान। भारत को भड़काने वाले सारे काम पाकिस्तान इस वक्त कर रहा है। मुनीर एंड कंपनी ने ऐसा माहौल बना दिया है कि अब तो बॉस कुछ तो बड़ा होने वाला है, पाकिस्तान कुछ करने वाला है। लेकिन पाकिस्तान की एक और हिस्ट्री रही, वो जितनी बार भारत से लड़ता है उतनी बार पिटता है। पाकिस्तान लाख कोशिश करे, 1000 तैयारियां कर ले, उसकी हालत इस बार भी यही होनी है, क्योंकि पीएम मोदी और उनका नया इंडिया तो इंतजार कर रहे हैं कि आओ ना, इस बार और कूटेंगे कि पाकिस्तान कोई गलती करे फिर उसका हिसाब तय करे। आज आपको बताऊंगा इस अध्याय में कि तुर्की चीन के मिलिट्री प्लेन पाकिस्तान में। तो सबसे पहले तो भाई इंडिया अफोर्ड ही नहीं कर सकता टू गो टू वॉर, कोई ना पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है, बट इंडिया ज्यादा नहीं अफोर्ड कर सकता, क्योंकि ये जितनी भी चीजें बता रहे हैं ना कि अपग्रेड्स किस तरीके से कि जो पाकिस्तान अपग्रेड कर, मतलब अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो पाकिस्तान ने अपने आप को ज्यादा अपग्रेड कर लिया, उनके पास एक्सेस ज्यादा है, उनके पास सैटेलाइट्स बेटर हैं, उनके पास खुद की सैटेलाइट्स हैं जो इंडिया के नॉर्दर्न एरिया को अच्छे से ऑर्बिट करती हैं। हमने ऐसा कोई भी अपग्रेड नहीं किया है सिंस लास्ट टाइम, तो हम कोई डिफरेंट आउटकम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड मुद्दे की बात यह है, इंडिया के अंदर खुद इतनी ज्यादा दिक्कतें पैदा हो चुकी हैं। दिक्कतें कैसे, हर जगह प्रोटेस्ट होती रहती है, सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट तो जेन अल्फा कर रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी में आपने देखा जेन जी, ठीक है, अब जेन अल्फा उनके बाद वाली जनरेशन कर रही है। किस चीज के लिए? भैया टीचर दो, हमें स्कूल पहुंचने तक के रास्ता नहीं है, टॉयलेट दो, हमें सीट दो ढंग की बैठने के लिए, हमें मिड डे मील ढंग का दो। तो इंडिया अब कल रात को ही देखा एडवोकेट्स पहुंच गए प्रोटेस्ट पर, ठीक है, कभी किसान आ जाते हैं प्रोटेस्ट पर, मतलब हर तरफ ऐसा माहौल है। तो जो हमारा मीडिया है, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट एक्चुअल वर्क के बताया कि भाई दुनिया में क्या, कि भाई देश में क्या हो रहा है, वो भटकाने का काम कर रहे हैं। ये एग्जैक्टली चल रहा है आज के डेट में, मतलब ये लोग यही काम कर रहे हैं। एंड आपको मेन स्ट्रीम मीडिया से आप एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हो? देखो अब सब टाइप की चीजें तो ये लोग ट्राई कर लेते हैं, बट द रियलिटी इज कि इन लोग के लिए कोई भी पाकिस्तान से बड़ा और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है बताने के लिए, ओ पाकिस्तान ये कर रहा है। अब देखो आगे, चलो देखते हैं आगे जो बता रहे हैं कि भाई रिपोर्ट्स आई चेक्ड, काफी जगह पे
रिपोर्ट की गई है ये सारी चीजें, बट अगेन ओनली इंडियन मीडिया एंड मेन स्ट्रीम मीडिया। तो हो भी सकता है कि भाई पाकिस्तान इतना बिल्डअप कर रहा हो। सबसे पहले बात पाकिस्तान की नई साजिश पर हुए खुलासे की, जिसे भारत की पैनी निगरानी ने एक्सपोज कर दिया। दरअसल पाकिस्तान के एयर स्पेस में पिछले दिनों करीब 60 घंटे के दौरान तुर्की और चीन के मिलिट्री प्लेन्स उड़ान भरते नजर आए। यही नहीं, ये मिलिट्री प्लेन कई बार पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक तौर पर अहम एयरबेस पर उतरे हैं। ये आप तस्वीरें देखिए बॉस, चीन के प्लेन, मिलिट्री प्लेन, तुर्की के मिलिट्री प्लेन पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में मिलिट्री प्लेन्स की लगातार उड़ान भरना और पाकिस्तान के एयर स्पेस में रहना, यह सामान्य मिलिट्री एयर ट्रैफिक से हटकर नजर आ रहा है। इससे पहले इस लेवल पर मिलिट्री एक्टिविटी पाकिस्तान में लंबे समय से नहीं दिखी है बॉस। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या तुर्की और चीन के इन मिलिट्री प्लेन्स के जरिए ड्रोन और दूसरे हथियार पाकिस्तान पहुंचाए गए, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि तुर्की और चीन से पहुंचे मिलिट्री प्लेन पाकिस्तान में रावलपिंडी के पास नूर खान एयरबेस पर उतरे। इसके अलावा कराची के मसरूर एयरबेस पर भी मिलिट्री प्लेन लैंड हुए और यह किसी से छुपा नहीं है कि घर में सुई तक नहीं बना पाने वाला पाकिस्तान किस हद तक हथियारों के लिए चीन पर निर्भर रहा है। तो ये जो बात है, तो मैंने आपको बताया कि भाई पाकिस्तान जेट्स बना रहा है, खुद के बेच भी रहा है, काफी देश उसको खरीद चुके हैं, आगे और ऑर्डर्स आ रहे हैं। एंड हमारे यहाँ तेजस का क्या हाल है, तेजस को तो जेट इंजन ही नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो बिल्डअप की बात हो रही है, मैं तो कहता हूँ ये एक्चुअली दो तरीके हैं इसको देखने के लिए। सबसे पहले एज इंडियंस हम यही क्यों सोचे कि भैया हमारे खिलाफ ही कुछ है। ठीक है, ये इंडिया तो डेफिनेटली रहेगा ही अगर पाकिस्तान में कुछ मिलिट्री बिल्डअप चल रहा है। अफगानिस्तान भी हो सकता है, भाई ज्यादा अटैक्स तो अफगानिस्तान की तरफ से हो रहे हैं। इंडिया मुझे नहीं लगता कुछ भी करेगा अभी। वी आर नॉट इन अ पोजिशन, ग्लोबल पोजिशनिंग हमारी जियोपॉलिटिकली हमारे दोस्त नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। अब अभी कोई किसी का भी मूड नहीं होगा अभी वॉर लड़ने का। आप एज डिस्ट्रैक्शन भी नहीं यूज कर पाओगे उसको आज के डेट में, बिकॉज वी आर सो वीक आई बिलीव राइट नाउ। चाइना देखो अरुणाचल में क्या कर रहा है। दिस इज द लास्ट थिंग वी नीड, क्योंकि हमको किसी से सपोर्ट ही नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने किसी को सपोर्ट नहीं किया अपार्ट फ्रॉम इजराइल इट सीम्स। ये इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि अफगानिस्तान में काउंटर करना हो। दिस कुड बी एनीथिंग, दिस कुड बी कि इतने ज्यादा एयरक्राफ्ट आए भी नहीं जितना ये बात कर रहे हैं। दिस कुड जस्ट बी कि वो अपने डिफेंसेस वगैरह अपग्रेड कर रहे हैं फॉर। एंड अगर दूसरा तरीका ये देखने का कि ठीक है हाँ इंडिया के अगेंस्ट ही है ये चीज, देन आई वुड बी स्लाइटली वरिड कि भाई क्या प्लानिंग चल रही है। बट इंडिया इज नॉट इन अ पोजिशन टू गो टू वॉर एंड आई डोंट थिंक पाकिस्तान पहले भी नहीं था, आज के डेट में भी नहीं है, बिकॉज ऑफ द होल फाइनेंशियल कंडीशन। बट अगर होता है तो ऑपरेशन सिंदूर जैसा ही आउटकम रहेगा। एंड ऑपरेशन सिंदूर का आउटकम क्या था, आपके भेजे में जो भी सेट है आप मान लो कि ऐसा ही था, वॉट एवर यू फील, बिकॉज होना वही है, आउटकम वही होगा और दोनों देश आके बोलेंगे कि भाई हम जीत गए। पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन ने माना भी था कि उसने पाकिस्तान की मदद की थी। तो सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या पिछले कुछ वक्त में तुर्की और चीन पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। पाकिस्तान में जिस तरह तुर्की के मिलिट्री प्लेन उतरे, उसे 7 अगस्त को मक्का में तुर्की और सऊदी अरब के साथ हुई पाकिस्तान की डील से भी जोड़ा जा रहा है बॉस, जिसके तहत किसी तीसरे देश का हमला होने पर एक दूसरे की मदद करने पर सहमति बनी है। हालांकि इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी तुर्की पाकिस्तान को ड्रोन की सप्लाई कर ही रहा था, पर्दे के पीछे से मदद कर ही रहा था। और इसके बाद दोनों देशों के बीच डिफेंस डील में टर्की तो पर्दे के पीछे से नहीं, उसने आके खुल के सामने ही बोला था वी आर विद पाकिस्तान। ठीक है, टर्की, अजरबैजान एंड चाइना। तेजी आ गई, यानी अब सामने से मदद करने की बात है। ड्रोन, नेवी से जुड़े सिस्टम और प्लेन की तकनीक में दोनों देशों के बीच समझौते हो चुके हैं। इसी साल मई में पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ ने तुर्की में मिलिट्री डील को लेकर हाई लेवल मीटिंग की थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच फाइटर जेट्स को लेकर भी डील पर बात हो चुकी है। तुर्की के मीडिया के मुताबिक करीब 200 पाकिस्तानी इंजीनियर और अफसर तुर्की के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट कान के प्रोजेक्ट में शामिल हो चुके हैं। यानी तुर्की और पाकिस्तान और चीन मिलकर कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं कि नरेंद्र मोदी का नया इंडिया जिस हांडी में खिचड़ी पकती है, उस हांडी को फोड़ देने में विश्वास रखने वाला नया इंडिया है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जिस तरह तुर्की से पाकिस्तान को मिले ड्रोन्स को हवा में फोड़ा था, उसके बाद भले ही पाकिस्तान तुर्की से ड्रोन ले रहा है, लेकिन उसे इन ड्रोन्स पर भरोसा नहीं रह गया है, जिसका खुलासा एक पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट में हुआ। दावा किया गया है कि पाकिस्तान यूक्रेन से ड्रोन तकनीक हासिल करने की कोशिश में जुटा है। रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए पाकिस्तान यूक्रेन की प्रमुख ड्रोन और मिसाइल कंपनी फायर पॉइंट से डील करने के लिए हाथ पांव मार रहा है। इस डील के तहत ड्रोन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बात कही जा रही है। दावा किया जा रहा है कि डील के तहत पाकिस्तान को यूक्रेन की कंपनी से
FP1 डीप स्ट्राइक ड्रोन मिल सकते हैं, जिसकी रेंज करीब 2600 किलोमीटर है। इसके अलावा FP2 फ्रंट स्ट्राइक ड्रोन को लेकर भी बात हो रही है, जिसकी रेंज करीब 200 किलोमीटर है। एक तरफ तो भाई ये जो बात कर रहे हैं, अब थोड़ा एक स्टेप बैक लेते हैं, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर होता है, ठीक है। एट बेस्ट अगर आपको बहुत प्रो इंडिया साइड भी लेनी हो तो एट बेस्ट इट वाज अ स्टेलमेट, एट बेस्ट, ठीक है। अब उसके बाद से दोनों देशों ने क्या किया है, इंडिया ने क्या कोई मेजर अपग्रेड किया है, ये आगे बताएंगे कि एयर डिफेंस अपग्रेड किया है ये वो। भाई एयर डिफेंस तो अमेरिका का नहीं चलता, उनके पेट्रियट, उनके थार्ड मिसाइल्स किसी काम के नहीं है, 2-3% का सक्सेस रेट है। तो एयर डिफेंस से तो इतना खास क्या होगा। जो हमने देखा ईरान वॉर के दौरान, एयर बैटल होगी, ठीक है। जो ज्यादा वॉल्यूम में अटैक्स कर पाएगा वो जीतेगा, ठीक है। वॉर ऑफ एट्रिशन अगर मान लो, वैसे तो वहां पे अभी रुक गया है हमले वगैरह सब, बट अगर वॉर ऑफ एट्रिशन हो जाता है जैसे रशिया यूक्रेन के बीच में हो रहा है, तो कौन कितना ज्यादा कितना सस्ता बना सकता है अपने पर्टिकुलर वेपन्स। इंडिया में तो कुछ बनता ही नहीं, ठीक है। हमारे जो जेट्स थे वो उनके अगेंस्ट टिक नहीं पाए बिकॉज उनके पास पूरा चाइनीज सर्वेलेंस था। उनके पास जो BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स थी, दे से कि जितनी हमारी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग थी उनकी रेंज उससे कहीं ज्यादा थी, बिकॉज उनको एक्सपोर्ट वर्जन नहीं मिला था ऑफ दोज पर्टिकुलर मिसाइल्स, उनको बेटर वर्जन मिला था विच चाइना सेड कि वो अपने आप के लिए रखेगा। इसलिए शुरू में गलतियां हो गई, उसके बाद शुरू में जो गिरे होंगे वही गिरे होंगे, उसके बाद समझ लिया होगा तुरंत ये गलती हो रही है, ठीक है। या तो ग्राउंड कर लिया होगा या और पीछे ले गए होंगे अपने एयरक्राफ्ट, आइदर ऑफ द टू, ठीक है। अब ये बता रहे हो कि भाई पाकिस्तान ने टर्की से ड्रोन्स ले रहा है, एंड टर्की काफी अच्छा माना जाता है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन बाय द वे, ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर बात करें, नेटो कंट्री भी है, ठीक है। ये यूक्रेन से बात कर रहे हैं, आई डोंट नो ये कितना सच है कि नहीं। तो इनके पास ये वाले ड्रोन्स कैपेबिलिटीज हैं, इनके पास मिसाइल्स भी हैं, इनके पास चाइना से भी मिसाइल्स आ रही हैं, मिलकर भी डेवलप कर रहे हैं ये लोग अपना मिसाइल फोर्स, ठीक है। ये लोग ये सब अपग्रेड्स कर रहे हैं। स्टेल्थ जेट्स नहीं, जो भी हाँ स्टेल्थ जेट्स भी मिलने वाले हैं चाइना से, तो इन्होंने ये सब अपग्रेड कर लिया। सैटेलाइट्स तो मैंने आपको बताया था पिछली बारी, इंडिया ने क्या ऐसे अपग्रेड्स किया। इनफैक्ट इफ एनीथिंग, देखो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, बट मैं एटलीस्ट सैटेलाइट्स को लेके इतना तो समझता हूं कि भाई आज के डेट में मॉडर्न वॉरफेयर से ऊपर से देखते रहो क्या क्या हो रहा है। जितनी बेटर आपकी सर्वेलेंस रहेगी उतनी बेटर आपकी टारगेटिंग रहेगी। तो सैटेलाइट्स के मामले में हमारी जो इसरो के द्वारा डेवलप किया सिस्टम था, उसमें मेजर नंबर ऑफ सैटेलाइट्स चली नहीं रही। एज अ रिजल्ट जो नैविक हमारा सिस्टम है वो ही फंक्शनल नहीं है। टॉपिक पे ऊपर डिटेल वीडियो भी बनाए हैं, ठीक है। तो हम किस पे रिलाई करेंगे, GPS पर। एंड ये इंडियन मीडिया की ही रिपोर्ट्स हैं कि अमेरिका बोल चुका है हमें कि भाई हम तुम्हें GPS देंगे ही नहीं अगर तुम पाकिस्तान के खिलाफ वॉर लड़ोगे तो भाई ये तो सीरियस हैंडीकैप हो गया। अच्छा, इसके अलावा आप ये देख लो कि खुल के सपोर्ट किया था टर्की, अजरबैजान, चाइना ने। चाइना पाकिस्तान के ऊपर रेगुलर सप्लाई ऑफ वेपन्स उनको दे सकता है, रेगुलर सप्लाई। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि गोले बारूद आ गए, ठीक है। आपको उसके जो भी आपका एयरक्राफ्ट वगैरह है उसकी मेंटेनेंस भी होंगे, उसके पार्ट्स भी चाहिए होंगे। क्या इंडिया ये सब पार्ट्स हम क्या अपने घर पे बनाते हैं? द आंसर इज नो। तो हमको कौन सप्लाई करेगा ये सब? कौन आके खुल के एकदम सपोर्ट करने को तैयार है कि हाँ हम इंडिया के साथ हैं? पहले कंट्रीज वॉज जीरो, इजराइल ने भी नहीं किया था। तो मतलब देयर इज नो वे, मुझे नहीं लगता कोई भी रैशनल थिंकिंग इंसान, एंड हमारी सरकार भी अभी दे हैव more stuff to manage, more things to do rather than go to war. पास चुपचाप तैनात कर दी। पाकिस्तान ने भारत से लगने वाली अपनी पूर्वी सीमा पर चीन से खरीदी हुई SH-15 ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड तोप तैनात की। पाकिस्तान ने 10, 20 या 50 नहीं, पूरी 250 तोप बॉर्डर पर तक पहुंचा दी। तोपों की इतनी बड़ी संख्या कई आर्टिलरी रेजिमेंट्स को पूरी तरह लैस करने के लिए काफी मानी जाती है। यानी पाकिस्तान ने बॉर्डर के किसी एक सेक्टर में नहीं बल्कि पूरी भारत पाकिस्तान सीमा पर इन तोपों की तैनाती कर दी है। यानी पाकिस्तान में हलचल तो तेज है, युद्ध की तैयारियां हो रही हैं, नहीं हो रही है, इसको लेकर चर्चाएं। और इस बीच एक बार फिर पाकिस्तान ने भारत को उकसाने की कोशिश करके गलती कर दी। इस्लामाबाद में पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन के सिक्योरिटी से खिलवाड़ करने के लिए वहां लगे कुछ स्ट्रक्चर को हटा दिया। लेकिन यह तो नरेंद्र मोदी का नया भारत है। भारत ने आज दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर बुलडोजर ही चलवा दिया, वहां बने वीजा केंद्र को जमींदोज कर दिया, बैरिकेड्स हटा दिए गए। वहां भारत के तेवरों से साफ है कि अगर इस बार पाकिस्तान ने कोई गलती की तो वो पहले से ज्यादा मार पड़ने वाली है उसे। और पाकिस्तान ये भी जानता है कि वो कितनी भी तैयारी कर ले, कितना भी फर्जी माहौल बना ले, कितने भी हथियार जुटा ले, भारत भिड़ने पर से भिड़ेगा तो पिटेगा ही पिटेगा। भारत जिस तरीके से तैयारी कर रहा है, भाई भारत के डिफेंस सिस्टम की तैयारी तो पहले ही दुनिया देख चुकी है। लेकिन आप देखिए कि भारत की तैयारी का लेवल क्या है। पहला,
उसका जो सुरक्षा का चक्र है, सुदर्शन चक्र, दुनिया का सबसे एडवांस लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम S-400, जिसकी 400 किलोमीटर तक के खतरों को ट्रैक करने और ध्वस्त करने में माहिर है। मिसाइलें उसमें लगी हैं। ड्रोन, फाइटर जेट के खिलाफ लोहा मनवा चुका है। दूसरा प्रोजेक्ट है कुशा, दूसरी पूरी तरह स्वदेशी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, 150 किलोमीटर की रेंज में खतरों को रोकने की क्षमता रखता है। तीसरा है आकाश मिसाइल सिस्टम, मध्यम दूरी से सतह से हवा में मार करने वाली यह मिसाइल है। 25 से 30 किलोमीटर तक की रेंज इसकी है, तेज, सटीक और हर मौसम में कारगर। चौथा है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इसका पहला चरण पृथ्वी एयर डिफेंस है, जो वायुमंडल के बाहर से आने वाली मिसाइलों को रोकता है। इसका दूसरा चरण है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने का। तीसरा चरण है स्वॉर्ड फिश रडार, जो दुश्मन की मिसाइल पर नजर बनाए रखता है। इसके अलावा बराक 8 मीडियम से लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम 70 से 100 किलोमीटर तक के खतरों को रोकने में सक्षम है। समुद्री और जमीनी दोनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च इसका संभव है। इस सब के बीच भारत ने अमेरिका के साथ महाडील भी कर ली, जिसके बाद समंदर में दुश्मन की कोई भी हरकत भारत की नजर से नहीं बचेगी। समंदर में निगरानी के लिए भारत को अमेरिका से MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन मिलने वाले हैं। इतना काफी है, क्योंकि आगे थोड़ा रेपिटेटिव ही रहता है। तो इन्होंने क्या बताया, मेजरली एयर डिफेंस सिस्टम्स के बारे में बताया। एंड वी नो कितना भी अच्छा सिस्टम हो, ओवरवेल्म हो जाएगा अगर आप वॉल्यूम में अटैक करोगे। अमेरिका का नहीं टिक पाता, ठीक है, एयर डिफेंस सिस्टम। अरे जिसको हम मानते हैं एकदम पे निकल, ठीक है, और जिसके बराक सिस्टम्स वगैरह जो हम बता रहे हैं इजराइल के साथ डेवलप किए गए, दे डिड नॉट वर्क। ईरान की मिसाइल्स, ड्रोन्स, हिजबुल्ला के रॉकेट्स के खिलाफ भी वो नहीं वर्क करता, और उसको ऑपरेट करना इतना ज्यादा महंगा है। एक एक मिसाइल मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कॉस्ट करती है। कितने टाइम तक आप सस्टेन कर लोगे? तो इन्होंने जो खुद ही अपग्रेड्स बताए, आप सुन लो क्या थे, ठीक है। एयर डिफेंस सिस्टम, इट विल नॉट हेल्प अस, ये बात बहुत अबंडेंटली क्लियर है। ये बात मैं नहीं करता हूं, जो अमेरिकन एक्सपर्ट्स हैं वो ये बात बताते हैं। फिर ये बता रहे हैं MQ-9 रीपर ड्रोन्स, ईरान कितने MQ-9 रीपर ड्रोन्स गिरा चुका है, मोर देन 30, इंक्लूडिंग ये येमेनीज के हुतीज भी कितने गिरा चुके हैं। और एक एक ड्रोन का कॉस्ट है 30-35 मिलियन ड्रोन्स, और ये कह रहे हैं हाँ अभी डील होगी। तो भाई ये सब किसी काम के नहीं आएंगे, ये पर्टिकुलर चीजें ज्यादा मार गिरा जाएंगे। 30-30, 35-35 मिलियन का नुकसान ऐसे हो जाएगा। अब हमारी कोई रिजर्व करेंसी तो है नहीं, इंडियन रुपी काफी कोलैप्स ही कर रही है अगेंस्ट द US डॉलर। तो आप खुद ही अपना, जो इसने खुद ही, ये सुशांत सिन्हा ने खुद ही जो फैक्ट्स बताए उसी को एनालाइज करके, जितना इस वीडियो में था उतना ही आप देख लोगे। उसने बताया पाकिस्तान ने क्या क्या अपग्रेडेशंस किए, मैं तो कह रहा हूं आधे तो उसने बताए भी नहीं होंगे। एंड उसने इंडिया साइड के बताया, खुद ही इमेजिन करके देख लो कौन कितना अपग्रेड कर रहा है। एंड मैं तो कहता हूं यार, इससे ज्यादा तो हमारे स्कूल्स अपग्रेड कर दो, ठीक है। स्थिति ये है कि जब लोग जाते हैं स्कूल्स को का परीक्षण करने, देखने के स्कूल्स के क्या हालचाल हैं, क्योंकि इस टाइप का भी मोर्चा चालू किया हुआ है कॉकरोच जनता पार्टी ने, तो गुंडे आ जाते हैं उनको रोकने के लिए, पत्थरबाजी कर रहे हैं, गाड़ियां वाड़ियां फोड़ रहे हैं। क्या जाहिलपना है यार, ये क्या जाहिलपना। जितना भी आप इसमें एक पर्टिकुलर ड्रोन में खर्च कर रहे हो ना, इससे तो कितने सारे स्कूल्स इंप्रूव हो जाएंगे। पहले वो कर दो प्लीज। एंड बाकी ये जो तमाशा चल रहा है टीवी पर, ये उन्हीं सब चीजों से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए चल रहा है। चलो, थैंक यू, अंटिल नेक्स्ट टाइम। दोस्तों, आजकल मीडिया, सोशल मीडिया और ख़ास तौर पर मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स पर एक बार फिर पाकिस्तान भारत के दरमियान कशीदगी, जंग के ख़तरात और अक्सी तैयारियों के नाम पर एक तूफ़ान खड़ा किया जाता है। अगर आप इस पूरी सूरत हाल और इस ज़ेर बहस वीडियो को बारीक बीनी से जायज़ा लें तो ये बात बिल्कुल सोच की तरह रोशन हो जाती है कि यह सारा शोर शराबा और प्रोपेगेंडा दरअसल अंदरूनी मसाइल, संगीन हुकूमती नाकामियाँ, बढ़ते हुए सियासी दबाव और आवाम की तवज्जो असल मुश्किलात से हटाने का एक पुराना आजमूदा और शुदा हथकंडा है। वीडियो में जिस तरह ये ख़तरनाक और अक्स की तैयारियों के नाम पर एक तूफ़ान खड़ा, और वीडियो में किस तरह ख़तरनाक तासर देने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तान भारत पर किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों, फ़िज़ाई अड्डों पर तुर्की और चीन के फ़ौजी तैयारों की कोई मशकूक नकलो हरकत हो रही है। ये सब हक़ाइक़ को अक्सर मुनसक करके पेश करने के अलावा कुछ नहीं, हकीकत इसके बिल्कुल उल्ट है। पाकिस्तान एक इंतहाई अमन पसंद और ज़िम्मेदार और अमन पसंद रियासत है, जो कभी भी खित्ते में बिला जवाज़ जारियत में पहल नहीं करती। लेकिन इसके साथ साथ ये भी एक अटल हकीकत है कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, जोग्राफियाई सालिमियत और फ़ौजी वक़ार और दफ़ा पर कभी भी और किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं करता। अगर हम दफ़ाई अक्स की और जियोपॉलिटिकल ज़ाविये से निगरानी करें असर को देखें तो पिछले चंद बरसों में पाकिस्तान ने अपनी अक्स की सलाहियतों, जदीद टेक्नोलॉजी और दफ़ाई तैयारियों को जिस शानदार हिकमत अमली के तहत बयान किया है,
इस खित्ते ने रवायती अक्सी तवाज़ुन को बदल कर रख दिया है। पाकिस्तान ने चीन, तुर्की और दीगर बरादर ममालिक के साथ जो दफ़ाई पोजीशन और ज़्यादा मुस्तहकम हो गई है। इसके अलावा इलाकाई सतह पर पाकिस्तान तनहा नहीं बल्कि खित्ते में इसका एक इंतहाई मौसर और मजबूत मुकाम है। दूसरी तरफ अगर भारतीय मीडिया के इस रवैये का तजिया किया जाए तो उनका वाहिद मकसद हमेशा से अपने अवाम को एक जंगी जुनून में मुब्तला रखना है। जब भी वहाँ किसानों के एहतजाज, अदालती मसाइल, महंगाई के तूफ़ान और रोज़गार की किल्लत और बुनियादी सहूलतों के फुकदान पर अवाम की तरफ से शदीद सवालात उठते हैं तो फ़ौरन मुहर्रब एक नया पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा खड़ा करके अवाम की तवज्जो इसकी तरफ माइल कर दी जाती है। वीडियो में इस बात को भी बताना अच्छा ज़िक्र किया गया है कि आज इसके दौर में जंगें सिर्फ टीवी स्क्रीनों के और जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी अपनी जगह अहम है, लेकिन हतमी कामयाबी मजबूत कौमी अज़म और दोस्त हिकमत अमली से मिलती है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जितनी भी मन घड़त कहानियाँ और मजहबी ड्रामे सजा लिए जाएँ, तारीख़ी हक़ाइक़ यह गवाही देते हैं कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज बहादुर अवाम हमेशा हर मुश्किल में वक्त में दुश्मन के तमाम नापाक अज़म को खाक में मिलाने पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम का ख्वाह है, मगर वो किसी भी जारहियत या साजिश का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह।